हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का आगाज एकेडमी पर स्वागत है। तो हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो साइकोलॉजी है उसकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज। साइकोलॉजी जो कि हर टीचिंग एग्जाम के अंदर आती है। कोई भी एग्जाम ऐसा हो जिसके अंदर जो टीचिंग से रिलेटेड होता है उसके अंदर कम से कम 30 नंबर की साइकोलॉजी तो पूछी जाती है। ठीक है ना। कम से कम 30 मार्क्स का तो उसके अंदर पूछा ही जाता है, चाहे वो एस्टेट हो, ठीक है ना, चाहे वो एस्टेट हो, चाहे वो सीटेट हो, या फिर आपका D SSS भी हो। और D SSS के अंदर तो जो PRT लेवल है उसके अंदर 100 नंबर की साइकोलॉजी आती है भी। ठीक है ना। तो हर एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम माना जो टीचिंग से रिलेटेड है, उस एग्जाम के अंदर साइकोलॉजी आपसे पूछी जाती है। तो साइकोलॉजी का आज हम पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से इसको हम लोग उठाएंगे। ठीक है। तो चलिए, ज्यादा बातें ना करते हुए, आप सबको पता है आप सभी बुद्धिजीवी हो और आपको पता है कि कितने नंबर की किस में आती है और क्या आता है। ठीक है। तो अब हम लोग इसको करते हैं जी स्टार्ट। तो जो शब्द है साइकोलॉजी, सबसे पहले बात करते हैं इसकी साइकोलॉजी। इस ये जो साइकोलॉजी शब्द है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं जी मनोविज्ञान। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मनोविज्ञान। अब नाम से पता चल रहा है कि ये मन का विज्ञान है। ये क्या है? ये मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान माना मन का विज्ञान हो गया ना। नाम से तो यही पता चल रहा है हमें, ये मन का विज्ञान है। और जो ये शब्द है साइकोलॉजी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये बना है जी दो शब्दों से मिलकर। दो शब्द कौन से? एक तो शब्द है साइकी, एक तो शब्द है साइकी और दूसरा है लोगोस। एक तो शब्द है साइकी और दूसरा है लोगोस। और अगर हम भाषा की बात करें तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये क्या है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है। आपको साइकोलॉजी के अंदर भाषा के बारे में कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रीक भाषा है ना, इसका सुधरा हुआ रूप कौन सा है? लैटिन भाषा है। इसका सुधरा हुआ रूप कौन सा है? लैटिन भाषा है। या फिर आपको एग्जाम में यूं देता है कि यूनानी भाषा। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि यूनानी कोई भाषा नहीं है। ये तो यूनान देश के अंदर बोली जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनानी बोलते हैं। बाकी यूनानी कोई भाषा नहीं है। और ये जो ग्रीक भाषा है इसका सुधरा हुआ रूप लैटिन है। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि संस्कृत का सुधरा हुआ रूप क्या है? संस्कृत का सुधरा हुआ रूप हिंदी है। संस्कृत के शब्दों को जब तोड़कर मरोड़कर आसान बनाया गया, थोड़ा सुधारा गया, तो उस भाषा का नाम क्या पड़ा? हिंदी पड़ा। इसी तरह ग्रीक भाषा के शब्दों को जब तोड़कर मरोड़कर थोड़ा आसान बनाया गया, तो जो भाषा थी वो लैटिन थी। तो एग्जाम में हमेशा आपने क्या करना है, जब आपको ऑप्शन देगा तो मान लो पहला ऑप्शन आपको ग्रीक दे दिया, दूसरा लैटिन दे दिया और तीसरा यूनानी दे दिया, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस ग्रीक को दोगे जिस हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। अगर ग्रीक ऑप्शन में नहीं है तो आप लैटिन को टिक करके आओगे, और अगर लैटिन भी ऑप्शन में नहीं है फिर आप यूनानी की तरफ जाओगे। फिर आप यूनानी की तरफ जाओगे। एक बात और, केवल आपको ये पूछा जाए कि साइकी और लोगोस ये कहां से लिए गए हैं, तो ये दोनों ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। बाकी जितने भी शब्द आएंगे, जैसे पर्सनैलिटी बना है परसोना से, तो परसोना लैटिन भाषा का एक शब्द है। मोटिवेशन बना है टू मूव से या मूव एयर से, वो भी लैटिन भाषा का एक शब्द है। ठीक है। तो और बाकी जितने भी आपके सामने आएंगे, और कई आएंगे, करवाऊंगी मैं आपको, जितने भी आपके सामने आएंगे वो सारे के सारे जो शब्द हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? वो बच्चों लैटिन भाषा से लिए गए हैं। वो कहाँ से लिए गए हैं? लैटिन भाषा से वो लिए गए हैं। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे साइकी प्लस में लोगोस के बारे में। साइकी का अर्थ क्या होता है? साइकी का अर्थ होता है आत्मा। साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा। और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान।
लोगोस का मतलब है विज्ञान या अध्ययन, आत्मा का अध्ययन है या ये आत्मा का विज्ञान है। साइकी का मतलब है आत्मा और लोगोस का मतलब है विज्ञान या अध्ययन। ये आत्मा का विज्ञान है या आत्मा का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये आत्मा का विज्ञान क्यों है? क्योंकि जो साइकोलॉजी है ये कहाँ से निकल कर आई है? ये फिलोसफी से निकल कर आई है। ये कहाँ से निकल कर आई है? फिलोसफी से। फिलोसफी माना दर्शन शास्त्र से, फिलोसफी माना दर्शन शास्त्र से ये निकल कर आई है। ठीक, जो फिलोसफी है, दर्शन शास्त्र है, वो किसका अध्ययन करता है? वो आत्मा और परमात्मा का अध्ययन करता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। आत्मा और परमात्मा के बारे में बातें करता है। और दर्शन शास्त्र आज भी यही बात कर रहा है कि आत्मा क्या है, क्या उसका स्वरूप है, कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, अध्ययन कैसे करें, परमात्मा कहाँ क्या है, कहाँ है, कैसे देख सकते हैं। आज भी इसी बात के ऊपर उलझा हुआ है क्या? दर्शन शास्त्र। तो अब बात क्या आती है कि आपको यूं पूछ लिया जाए कि जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की जननी किसको माना जाता है? दर्शन शास्त्र को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मानव मन की ऐसी बहुत सी बातें थी जिनका जवाब फिलोसफी के पास नहीं था। मानव मन की ऐसी बहुत सी बातें थी जिनका जवाब फिलोसफी के पास नहीं था, दर्शन शास्त्र के पास नहीं था। तो कुछ व्यक्ति थे भाई, कुछ दार्शनिक थे। दार्शनिक का नाम क्या था? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। सुकरात, प्लेटो और क्या नाम था? अरस्तु। और एक नाम था जी रेन देकार्ते। एक नाम क्या था? रेन देकार्ते। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन बातों पर विचार किया, मंथन किया कि ये जो सवाल है कुछ, इनका जवाब तो नहीं है दर्शन शास्त्र के अंदर। तो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कर लिया गया। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कर लिया गया। और अलग करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अलग करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो किसने निभाई? वो निभाई जी अरस्तु ने। वो किसने निभाई? अरस्तु ने निभाई। इसने अरस्तु ने। अरस्तु को क्या कहा जाता है? अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक, मनोविज्ञान का जनक कौन है भाई? अरस्तु है। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आप कहोगे अरस्तु। अगर बाई चांस ऑप्शन में अरस्तु ना हो, ऑप्शन में अरस्तु ना हो, तो आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन में विलियम, क्या मिलेगा आपको? विलियम जेम्स मिलेगा। अगर नहीं होगा अरस्तु तो आपको क्या मिलेगा? विलियम जेम्स मिलेगा। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम जेम्स को क्या कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है, विलियम जेम्स को क्यों कहा जाता है? मॉडर्न साइकोलॉजी का। विलियम जेम्स को क्या कहा जाता है? मॉडर्न साइकोलॉजी का जो जनक है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि विलियम जेम्स ने क्या किया था? 1890 के अंदर एक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी। और बुक का नाम क्या था? साइकोलॉजिया। बुक का नाम क्या था? साइकोलॉजिया था। ठीक है ना। और इस बुक के अंदर विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान के बारे में बहुत नई नई बातें बताई थी। इस बुक के अंदर विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान के बारे में बहुत नई नई बातें बताई थी। और जो नई बात बताता है ना, जो मॉडर्न होता है, आधुनिक होता है ना, तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को आधुनिक का जनक कहेंगे फिर, जो नई नई बातें बताएगा। तो ये बात कब की है? ये बात है जी 1890 की। समझ में आई बात? विलियम जेम्स ने 1890 के अंदर क्या कहा था? एक बुक इनकी पब्लिश हुई थी, साइकोलॉजिया। इस बुक के अंदर मनोविज्ञान के बारे में नई नई बातें बताई गई थी। तो इनको मॉडर्न साइकोलॉजी का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर इनको कहा जाता है। क्लियर बात? चलो जी, अब बात
करते हैं कि एक व्यक्ति था विलियम वुंट, इसके बारे में भी साथ साथ में ही मैं बता देती हूँ, फिर आगे चलेंगे। एक व्यक्ति कौन था? विलियम वुंट था। ठीक है, विलियम वुंट ने क्या किया था? ये बात है 1879 की, ये बात है 1879 की। तो विलियम वुंट ने क्या किया था? जर्मनी के अंदर, कब? जर्मनी के अंदर एक लिपजिंग नाम का नगर है। जर्मनी के अंदर लिपजिंग नाम का क्या है? नगर है। ठीक है, इस लिपजिंग नाम के नगर के अंदर विश्व की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। विश्व की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। प्रयोगशाला क्या की भाई? स्थापित की। ठीक है ना, विश्व की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित की। किसने की? विलियम वुंट ने। कब की? 1879 के अंदर। देश कौन सा था? जर्मनी। नगर का नाम क्या है? लिपजिंग। और विश्व की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। तो कई जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक है ना, जो कई आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक है, आप पूरा लिख सकते हो। जो आधुनिक क्या है? मनोवैज्ञानिक है। वो क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि मनोविज्ञान की सही मायनों में शुरुआत 1879 में ही हुई थी। मनोविज्ञान की सही मायनों में शुरुआत 1879 के अंदर ही हुई थी। सबसे पहला प्रयास था विलियम वुंट का। क्या प्रयास था? कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला को स्थापित करने का। तो विलियम वुंट को क्या कहा जाता है? विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। जहां पर ये मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बनाई गई थी ना, अगर हम लोग वर्तमान की बात करें, अगर हम लोग वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में यहाँ पर कार्ल मार्क्स, वर्तमान में यहाँ पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बन चुका है। क्या बन चुका है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बन चुका है वर्तमान के अंदर। ये पहले कभी शुरुआत की गई होगी थोड़ा बहुत, लेकिन आज यहाँ पर यूनिवर्सिटी बन चुकी है। क्लियर बात? इतनी बात समझ में आ गई कि जो मनोविज्ञान है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो साइकी और दूसरा कौन सा? लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन या विज्ञान। ये आत्मा का अध्ययन करता है या आत्मा का विज्ञान है। ऐसा क्यों माना गया? क्योंकि जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र से अलग होकर आया है, और जो दर्शन शास्त्र में विशेषता थी आत्मा की, परमात्मा की, वो मनोविज्ञान के अंदर भी थी शुरुआती तौर पर। अब तो नहीं है, अब तो हम लोग इसको व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। अब तो नहीं है, लेकिन जब स्टार्टिंग थी ना, तब इसके अंदर उसकी विशेषताएं थी। तो मनोविज्ञान की जननी किसको माना जाता है? दर्शन शास्त्र को माना जाता है। क्लियर बात? उसके बाद हमने क्या बात की कि जो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और जो रेन देकार्ते हैं, इन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। लेकिन आपसे अगर यूं पूछे कि मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, तो आप क्या कहोगे? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने 1890 के अंदर एक बुक लिखी थी, और बुक का नाम क्या था? साइकोलॉजिया। और इस बुक के अंदर मॉडर्न बातें बताई गई थी साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम वुंट ने क्या किया था? बस थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो जाए। 1879 में जर्मनी के लिपजिंग नामक नगर के अंदर विश्व की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बनाई थी। ठीक है, और इसी प्रयोगशाला के आधार पर आधुनिक मनोविज्ञानी क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान की सही मायने में शुरुआत 1879 के अंदर हुई थी। वर्तमान में यहाँ पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बन चुका है। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कि ये जो साइकोलॉजी शब्द है, ये जो शब्द है क्या? साइकोलॉजी,
ये शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग रुडोल्फ गोएकल ने किया था। रुडोल्फ गोएकल ने किया था। कब किया था? 1590 के अंदर। इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसने किया था? रुडोल्फ गोएकल ने किया था, 1590 के अंदर किया था। इन्होंने सबसे पहले इस साइकोलॉजी शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। ठीक है ना? सबसे पहले इस साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। और एक बात बता दूं आपको, यहाँ पर थोड़ी सी मुझसे ही मिस्टेक हो गई है, मेरी माइंड से बात स्लिप हो गई थी कि ये जो साइकोलॉजिया बुक है ना, ये जो साइकोलॉजिया बुक है, ये बुक तो रुडोल्फ गोएकल की है। आप कहोगे मैडम जी आपने तो उसकी बता दी थी हमें, तो वो बाय मिस्टेक बताया गया भाई, सॉरी। क्योंकि अगर पढ़ाते समय मेरे से कभी गलती हो जाए ना तो मैं तुरंत हाथों हाथ बता देती हूँ, क्योंकि एक बात बच्चे को क्या पता कहाँ नुकसान कर जाएगी। कई बार टीचर के माइंड से बात स्लिप हो जाती है। ये तो साइकोलॉजी तो उसकी बुक थी। इसकी बुक का क्या नाम था? इसकी बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये नाम था भाई विलियम जेम्स की बुक का। तो थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक गलत बात बच्चे को क्या पता कहाँ नुकसान कर जाए। ठीक है ना? तो विलियम जेम्स की बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और जो रुडोल्फ गोएकल की बुक का नाम क्या था? साइकोलॉजिया था। रुडोल्फ गोएकल की बुक का नाम क्या था? साइकोलॉजिया था। इनकी बुक का नाम था भाई साइकोलॉजिया। और इस बुक में पहली बार, इस पुस्तक में पहली बार साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इसमें सबसे पहली बार साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। क्लियर बात? अब आगे बढ़ते हैं। तो जो ये आपकी साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, इसको स्टार्टिंग के अंदर क्या माना गया? मनोविज्ञान को बिल्कुल शुरुआती दौर पर क्या माना गया? इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया। किसका विज्ञान कहा गया? आत्मा का विज्ञान कहा गया। ये बात कब की है? ये बात है जी 16वीं सदी की। ये बात कब की है? 16वीं सदी की बात है। इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया। इसको आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन थे? तो ये जो शुरुआती बंदे थे यही थे, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और देकार्ते। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और रेन देकार्ते, ये जो शुरुआती बंदे थे इन्होंने ही, यानी कि जिन्होंने काम क्या किया था कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का काम किया था। इन्होंने कहा था कि ये आत्मा का विज्ञान है, यानी कि इसके अंदर आत्मा का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। आत्मा के बारे में इसके अंदर सारा का सारा स्टडी होती है। तो इसको काफी समय तक तो लोग मानते रहे, लेकिन जब 17वीं सदी आई, जब 17वीं सदी आई तो इस बात के ऊपर क्या खड़ा हो गया? विवाद खड़ा हो गया। क्या खड़ा हुआ भाई? विवाद खड़ा हुआ। और विवाद खड़ा करने वाले में कौन था? विवाद खड़ा करने वाले में कौन था? एक व्यक्ति का नाम क्या था? पोम्पो नाजी। नाम क्या था? पोम्पो नाजी। और ये कहाँ का रहने वाला था? ये इटली का रहने वाला था। पोम्पो नाजी इटली का रहने वाला था। और इसका एक मित्र था, इसका एक साथी था, उसका नाम था थॉमस रीड। नाम क्या था? थॉमस रीड। तो पोम्पो नाजी ने ये सवाल उठाया था कि भाई आप ये कहते हो कि ये आत्मा का विज्ञान है, तो ये आत्मा का विज्ञान कैसे है? क्या इसको आत्मा का स्वरूप कैसा है? कहां से आती है, कहां चली जाती है? ये देखने में कैसी है? हम लोग कैसे जाने कि किसी व्यक्ति की आत्मा कैसी है? तो इसने सवाल उठाया था कि ये आत्मा का विज्ञान कैसे है? आत्मा को क्या देखा जा सकता है? आत्मा छोटी है, बड़ी है, काली है, गोरी है, किस आकार की है? गोल है, चौरस है, त्रिभुज है, क्या है आकार? तो इस बात को नकार दिया गया कि ये आत्मा का विज्ञान है। 17वीं सदी में पोम्पो नाजी ने क्या कहा कि ये मन का विज्ञान है। ये किसका विज्ञान है? ये मन का विज्ञान है। साइकोलॉजी में मन का मतलब मस्तिष्क से लिया जाता है। मन का मतलब किससे लिया जाता है? मस्तिष्क से लिया जाता है, कि ये मस्तिष्क का विज्ञान है। यानी कि हम किसी के माइंड की स्टडी कर सकते हैं। स्टडी ऑफ माइंड है या साइंस ऑफ माइंड है, आप कैसे भी बोल सकते हो, कि हम किसी भी व्यक्ति के दिमाग की क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। ये किसने कहा था? पोम्पो नाजी ने और थॉमस रीड ने कहा था।
क्लियर बात, कि हम मन के बारे में इसके अंदर अध्ययन करते हैं, मतलब मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं कि बुद्धि में क्या चल रहा है, बुद्धि क्या सोच रही है। फिर इस बात के ऊपर भी विवाद खड़ा हुआ, इस बात के ऊपर भी क्या हुआ, विवाद खड़ा हुआ। कब खड़ा हुआ, 18वीं सदी में। 18वीं सदी में इसके ऊपर क्या हुआ, विवाद खड़ा हो गया। तो फिर इतने में 19वीं सदी आ चुकी थी, 19वीं सदी आ चुकी थी। और 19वीं सदी के अंदर नाम क्या था, एक तो था जी विलियम जेम्स, जिन्होंने विवाद खड़ा किया था। एक का तो नाम क्या था, विलियम जेम्स। एक था विलियम वुंट, यही विलियम वुंट जिन जेम्स और वुंट जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। वुंट ने तो प्रयोगशाला स्थापित की थी और जेम्स ने, ये मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर है। विलियम वुंट है, विलियम जेम्स है, उसके बाद सल्ली है, उसके बाद क्या है, सल्ली है। और एक वाइव्स, एक नाम क्या था, वाइव्स। इन्होंने विवाद खड़ा किया था और ये कहा था कि अगर आत्मा को नहीं देखा जा सकता तो आप माइंड को कैसे देख लोगे, है ना। आपकी क्लास के अंदर 30 बच्चे बैठे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है। आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, आपको क्या पता कि किसके माइंड में क्या चल रहा है। आप दिमाग का अध्ययन कैसे करोगे, क्या इसको प्रयोगशाला में अध्ययन किया जा सकता है, बताओ, क्या इसको, इसके बारे में कुछ किया जा सकता है। तो इन्होंने इस बात के ऊपर विवाद खड़ा किया, तो इनको कहा कि भैया तुम ही बता दो फिर ये क्या है। तो इन्होंने कहा कि ये चेतना का विज्ञान है। इन्होंने क्या कहा कि ये चेतना का विज्ञान है, स्टडी ऑफ कॉन्साइंस है, ये चेतना का विज्ञान है। यानी कि चेतन का, चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। चेतन मन कौन सा होता है, जो बातें हमें याद हैं। हम लोग चेतना में हैं, मैं भी एक चेतन प्राणी हूं, आप भी एक चेतन प्राणी हो। जो आप वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो जो हमारी चेतनता है ना, केवल उसी का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर, साइकोलॉजी के अंदर। किसका अध्ययन किया जाता है, चेतनता का अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी के अंदर। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि ये बात है सन 1900 की, बात है 1900 की। 1900 के अंदर एक व्यक्ति था और व्यक्ति का नाम क्या था, सिगमंड फ्रायड। व्यक्ति का नाम क्या था, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड का एक वाद आया था और वाद का मतलब नाम क्या था, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, आप इसको इंग्लिश में क्या कहोगे, साइको एनालिटिक मेथड। साइको एनालिटिक मेथड, ठीक है ना। आप इंग्लिश में इसको क्या कहोगे, इंग्लिश में कहोगे जी साइको एनालिटिक मेथड। तो ये 1900 के अंदर आया था। ये सिगमंड फ्रायड का जो मनोविश्लेषणवाद है, ये मैं आपको बहुत डीपली करवाऊंगी। कम से कम इसके अंदर 2 लेक्चर लगेंगे, 2 घंटे का टाइम लगेगा इसके अंदर। पर यहाँ मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ कि इन्होंने मनोविश्लेषणवाद के अंदर क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि जो मन होता है ना, मन, मन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है जी, ये कहते हैं कि एक तो हमारा चेतन मन होता है, दूसरा हमारा अचेतन मन होता है, और तीसरा होता है जी अर्धचेतन मन। तीसरा कौन सा होता है, अर्धचेतन मन। ये 3 प्रकार का होता है। चेतन क्या है, चेतन हमारा केवल 10% है। चेतन क्या होता है कि जो बातें आपको याद है वो आपका चेतन पार्ट है। जो बात भी आपको याद है ना, वो आपका क्या है, चेतन पार्ट है। और अचेतन होता है जी 90%। अचेतन कितना होता है, 90%। जो बात आपको याद नहीं है और आप भूले भी नहीं हो, मतलब आप एट द प्रेजेंट तो भूल चुके हो, अचेतन में जा चुकी है, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जा चुकी है। देखो, इस बात को इस तरह से समझो कि डेली लाइफ में, डेली के रूटीन के अंदर हमारे साथ अनेक बातें घटित होती हैं रूटीन के अंदर। तो क्या सारी बातें हमें याद रहती हैं, उनमें से केवल 10% बात ही हम याद रख पाते हैं। बाकी जो 90% बात है ना, वो हमारा जो ऑटोमेटिकली सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हमारा जो माइंड है वो अनकॉन्शियस माइंड में धकेलता रहता है, लगातार उसको ऐसे पुश करता रहता है, धकेलता रहता है। अब आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले आपने दिवाली कैसे मनाई थी आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपके अचेतन में तो वो बातें स्टोर हैं।
क्योंकि हमारा जो मन है वो धकेलता रहता है उसके अंदर। अचेतन में तो वो बातें सारी स्टोर है। अगर कोई आपको याद करवाएगा, आपके घर का कोई मेंबर, कि देखो 10 साल पहले दिवाली पर हम लोग नया बाइक लेकर आए थे, तो आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ ऐसे मनाई थी, नया बाइक लेकर आए थे, हम कितने खुश थे, हमने पटाखे भी ज्यादा लेके आए थे इस खुशी के अंदर, क्योंकि घर में पहली बार नया बाइक आया था। तो आपको वो सारी बातें 10 साल पहले वाली याद आ जाएंगी। हमारा जो मन है ना, अचेतन में डेली रूटीन की बातों को धकेलता रहता है, वहां चली जाती है। ठीक है, तो आपका अचेतन कितना होता है? 90%। अर्धचेतन क्या होता है? इन दोनों के बीच की अवस्था होती है, यानी कि ना तो आप बात भूले और ना ही आपको याद है। जैसे बोलते बोलते हकला जाना, है ना, अटक जाना, या जैसे आप पेपर देने जाते हो तो वहां सोचते हो ये कहा तो था, क्या था, ये सुना है, पढ़ा है, कराया था, ये क्लास में करवाया हुआ है, पर ध्यान नहीं आ रहा भाई। हो सकता है आपको ध्यान आ भी जाए और हो सकता है आपको 2 दिन तक याद ना आए, या हो सकता है आप पेपर देने के बाद बाहर आओ, गेट तक आओ, इतने में आपको याद आ जाए। ये तो सबके साथ होता है। तो वो हमारा अर्धचेतन मन है। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में, कि सिगमंड फ्राइड कौन थे, साइको एनालिटिक मेथड क्यों दिया, कैसे दिया, क्या क्या होता है, वो सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। क्योंकि अभी हमारा टॉपिक किसका चल रहा है? चेतना का विज्ञान। इसको चेतना का विज्ञान माना था, लेकिन 1900 के अंदर सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद आ गया, तो इस बात के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग गया कि भी तुम तो कह रहे हो कि चेतना का अध्ययन करता है, पर मन तो 3 प्रकार का होता है, आप अचेतन के बारे में नहीं बता रहे, कैसे अध्ययन करेंगे? या ना ही आप अर्धचेतन के बारे में बता रहे हो कि इनका अध्ययन कैसे करेंगे? तो ये दोनों पार्ट तो छूट गए। आप तो केवल उसी का अध्ययन कर रहे हो जो बंदे को याद है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपने बीए कब की थी, कहां से की थी, कितने मार्क्स आए थे, आपने बीएड कहां से की, तो आप तो यही बातें बता सकते हो ना जो आपको याद है। अगर मैं आपको यूं कहूंगी कि आपके 4th क्लास में कितने नंबर आए, आप कहोगे मैडम जी इतना तो याद नहीं है। तो वो आपका क्या है? वो आपका अचेतन पक्ष है। तो इस बात के ऊपर भी विवाद खड़ा हो गया। और अब बात है जी 20वीं सदी की। अब बात कब की है? 20वीं सदी की। 20वीं सदी के अंदर इसको क्या माना गया? इसको व्यवहार का विज्ञान माना गया। इसे क्या माना गया? व्यवहार का विज्ञान माना गया। और व्यवहार का विज्ञान मानने वालों में कौन था? सबसे मेन व्यक्ति कौन था? वुडवर्थ था। सबसे मेन व्यक्ति कौन था? वुडवर्थ था। इसके साथ और भी कई लोग थे, जैसे थोर्नडाइक भी था, स्किनर भी था। थोर्नडाइक, स्किनर, पेवलोव, ये सभी व्यक्ति थे जो क्या मानते थे कि ये व्यवहार का विज्ञान है, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर है। आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, आपको उनकी आत्मा का नहीं पता, आपको मन का नहीं पता, आपको चेतन पार्ट तो पता है, उनका पूछ लोगे, आप सवाल कर लोगे, लेकिन उनके अचेतन में क्या है ये नहीं पता आपको। लेकिन आपको व्यवहार तो दिखाई देता है, आपको उनका व्यवहार तो दिखाई देता है। इसका मतलब ये व्यवहार का विज्ञान है। ये किसका मतलब है? ये व्यवहार का विज्ञान है। यानी कि मानव के व्यवहार का क्या करता है? अध्ययन करता है। आपके क्लास के जितने भी बच्चे हैं, आप उनके व्यवहार को देखोगे कि कोई भी फलाना बच्चा इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है, आप उसकी स्टडी करोगे और उस बच्चे के व्यवहार को ठीक करोगे। क्योंकि आपने क्लास में एक एक बच्चे को साथ लेकर चलना है। आपने केवल इंटेलिजेंट बच्चों को आगे नहीं बढ़ाना, आपने जो डल बच्चे हैं ना उनको भी आगे लेकर आना है। एक बच्चा है हर रोज होमवर्क करके नहीं आता, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, आपने बहुत उसको समझा दिया प्यार से भी, और आपने डांट भी दिया, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं मान रहा, वो होमवर्क नहीं करके आ रहा। तो आपको उसका व्यवहार दिखाई देता है ना, कि बच्चे का व्यवहार बदल चुका है। पहले डेली पढ़ता था, अच्छा लिखता था, सुनाता था, अच्छे नंबर आते थे टेस्ट में, अब तो 10 दिन से तो ये तो डाउन हो गया। आप उसके व्यवहार का अध्ययन करोगे और फिर समस्या की जड़ तक पहुंच जाओगे। आप उसके माता पिता को बुलाओगे, पीटीएम करोगे कि क्या कारण है, बच्चा काम क्यों नहीं करके आ रहा, बच्चे से खुलकर बात करोगे और आप उस समस्या को दूर कर दोगे। तो आपने ये समस्या दूर की कैसे? क्योंकि ये व्यवहार का विज्ञान है। ये किसका विज्ञान है भाई? व्यवहार का विज्ञान है। आप व्यवहार को देखते हो। हम आज भी साइकोलॉजी को क्या मानते हैं? व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं भाई। क्योंकि शिक्षा क्या करती है? व्यवहार में परिवर्तन करती है।
शिक्षा क्या करती है? व्यवहार में परिवर्तन करती है। वुडवर्थ की बड़ी मशहूर परिभाषा है जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछी जा चुकी है कि मनोविज्ञान ने, परिभाषा क्या है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम, सबसे पहले मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, अपनी आत्मा को त्याग दिया, फिर मन को, फिर मन को, उसके बाद चेतना को, उसके बाद चेतना को भी त्याग दिया, चेतना को भी त्याग दिया। आगे वुडवर्थ जी कहते हैं और आज यह व्यवहार के विज्ञान के रूप में, व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है भाई, क्लियर बात। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग कर दिया, उसके बाद चेतना को भी त्याग दिया, और आज यह व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। वुडवर्थ की बड़ी फेमस परिभाषा है और ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछी भी जा चुकी है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया कि मनोविज्ञान क्या है, शब्द कहाँ से आया, इसका जननी कौन है, जनक कौन है, क्या माना गया था स्टार्टिंग के अंदर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, तब हम इस टॉपिक को और भी आगे बढ़ाएंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कि मनोविज्ञान के संप्रदाय या स्कूल्स कौन कौन से हैं, और ये स्कूल्स होते क्या हैं मनोविज्ञान के, और क्या काम करते हैं ये। ठीक है, तो आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों का। जय हिंद, जय भारत।